नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बम्पर जनादेश के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पटना में जोरों पर हैं। सीएम नीतीश 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे और 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के चलते सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पटना के गांधी मैदान को सील कर दिया है। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है, जिसमें एनडीए गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए गठबंधन के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्यों तक की शीर्ष राजनीतिक उपस्थिति के कारण सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि ये कार्यक्रम सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। वहीं बिहार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। एनडीए में शामिल दलों के बीच सरकार गठन और मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली और पटना में बैठकों का दौरा जारी है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित विधायकों की पूरी सूची सौंप दी है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल से मुलाकात तो की, लेकिन इस्तीफा नहीं सौंपा। अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नीतीश डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे। हालांकि चर्चा के विपरीत उन्होंने आज इस्तीफा नहीं दिया। इसको लेकर विजय चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है और बताया कि आखिर सीएम ने इस्तीफा आज क्यों नहीं सौंपा। दरअसल सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। पहला प्रस्ताव मौजूदा बिहार विधानसभा को भंग करने का था। जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे। बैठक में चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों की सराहना की गई। साथ ही मौजूदा विधायकों ने नीतीश कुमार को एनडीए की प्रचंड जीत पर शुभकामनाएं दी। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने राज्यपाल को बताया कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की कैबिनेट सिफारिश लागू की। जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी विधायक दल के नेता का चयन नहीं हुआ है। इसी कारण सीएम नीतीश ने इस्तीफा नहीं देने की प्रक्रिया आज पूरी नहीं की। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नीतीश कुमार 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे और 17वीं विधानसभा भी उसी दिन भंग हो जाएगी। इस बात की पुष्टि खुद विजय चौधरी ने की है। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर सहमति बनी। पहला, 19 नवंबर से मौजूदा विधानसभा भंग करने की अनुशंसा। दूसरा, पूरे कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के सकारात्मक सहयोग की सराहना। और तीसरा, हाल ही में हुए चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बड़ी जीत पर कैबिनेट की ओर से मुख्यमंत्री को बधाई और आभार। उधर पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज चल रही हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यालय 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में विधानसभा भंग होने, इस्तीफा और शपथ से जुड़ी तैयारियों ने पटना के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। पूरा राज्य अब नई सरकार और नए राजनीतिक अध्याय का गवाह बनने को तैयार है।
लखीसराय जिले के पुलिस कप्तान अजय कुमार के दिशा निर्देश पर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। छापामारी के दरमियान कई आधुनिक हथियार एवं बनाने वाले औजार जब्त किए गए। लखीसराय के डीएसपी शिवम कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ, डीआईयू टीम और लोकल सूर्यगढ़ा पुलिस के संयुक्त छापेमारी के दरमियान 2 ट्रैक्टर, हथियार बनाने वाले सामग्री बरामद किए गए। इसके अलावा 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार संबंध में लखीसराय के एसपी ने खास बातचीत में बताया कि गिरफ्तार आरोपी के घरों से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, अधै निर्मित 40 पिस्टल समेत सामग्री बरामद किए गए हैं। जी जी। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए रविवार को राजधानी रांची में पूरे दिन भव्य रजत पर्व उत्सव मनाया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन, राज्य के मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। तो वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में देर रात संपन्न हुए इस भव्य कार्यक्रम के सांस्कृतिक मंच पर अखरा जगान, संथाली, नागपुरी, पाइका, छऊ सहित राज्य की विविध लोक कलाओं की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव, गायक टॉम मुर्मू एंड बैंड के साथ शगुन पाठक की संगीत प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। साथ ही जब विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंच पर अपनी गायकी पेश की तो न सिर्फ दर्शकों को उनकी आवाज़ ने झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि मैदान में उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा ड्रोन शो में झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को आकाश में जीवंत रूप से दर्शाया गया। झारखंड आंदोलन के महानायक स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित नाट्य प्रस्तुति श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र बनी। सड़े हुए और तेज दिमाग के थे। रैली हो या आम सभा, पुलिस के चक्कर बचना मुश्किल। उन्होंने बिना समय में बाइक से तुरंत धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने रविवार को बोकारो परिसदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करते वक्त बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं को खेल के क्षेत्र में झुकाव बढ़े। उन्होंने ये भी बताया 19 नवंबर को गरगा पुल से पुस्तकालय मैदान तक यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। इस पदयात्रा के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण से जोड़ने, राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाने और अपने देश के समस्त युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर भारत को भी मजबूत और सशक्त बनाने की कोशिश है। सांसद ने कहा, ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर देशव्यापी चल रहा है। इसमें जिला स्तरीय खेल का कार्यक्रम भी होगा और जिस प्रतिभागी का प्रदर्शन अच्छा होगा उसको हम सेंट्रल लेवल तक ले जाएंगे।
आपको बता दें, धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने रविवार को बोकारो परिसदन में एक प्रेस वार्ता की आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करते वक्त बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं को खेल के क्षेत्र में झुकाव बढ़े। उन्होंने ये भी बताया, 19 नवंबर को गरगा पुल से पुस्तकालय मैदान तक यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। इस पदयात्रा के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण से जोड़ने, राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाने और अपने देश के समस्त युवाओं की मुख्य धारा से जोड़कर भारत को और भी मजबूत और सशक्त बनाने की कोशिश है। सांसद ने कहा, ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशव्यापी चल रहा है। इसमें जिला स्तरीय खेल का कार्यक्रम भी होगा और जिस प्रतिभागी का प्रदर्शन अच्छा होगा उसको वो सेंट्रल लेवल तक लेकर जाएंगे। पलामू में अवैध विदेशी शराब से भरे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। जिले के पंडवा थाना पुलिस को वरीय पदाधिकारी से यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक एमपी नंबर की ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना स्तर से एक टीम गठित कर प्रोफेशनल तरीके से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कोलियरी मोड़ पड़वा के पास पड़वा मोड़ की ओर से आ रही ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर ट्रक से कुल 910 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा शराब से संबंधित कागजात मांगने पर ट्रक ड्राइवर कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद ट्रक शराब जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो ये शराब मध्य प्रदेश के सतना से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी ले जा रहा था, जिसे वो एक ट्रांसपोर्टर के निर्देश पर ढो रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त देदाराम राजस्थान का रहने वाला है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का एक मैच झारखंड की राजधानी रांची में 30 नवंबर की तारीख को आयोजित होना है, जिसे लेकर खेलगांव स्थित जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई। इसी क्रम में एपीएन न्यूज की टीम ने जेएससीए के वाइस प्रेसिडेंट संजय पांडे से खास बात की और इस मैच से जुड़ी तैयारियों के बारे में तमाम जानकारियां भी ली। 30 नवंबर की तारीख को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इस बार ये मैच झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर, इस भव्य आयोजन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ खास होने वाला है यहाँ पर क्रिकेटर्स के स्वागत के लिए, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी। आपसे पहला सवाल तो करेंगे, कैसा लग रहा है आपको झारखंड की राजधानी रांची में इतना बड़ा स्तर का आयोजन काफी लंबे समय बाद किया जा रहा है जेएससीए में? जी बिल्कुल, 3 साल के बाद होता आ रहा है जी। और मैच तो कराने का एक्सपीरियंस जो होता, अनुभव होता है, वो हम लोग का शुरू से रहा, क्योंकि हम लोग अमिताभ सर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। बट इस बार जिम्मेवारी बढ़ गई, क्योंकि इस बार हम लोग मैच करा रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सर ने एक अनुशासन के साथ, एक गरिमा के साथ रांची में मैच करा रखा था और वो राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उदाहरण बन गया था कि रांची जैसे छोटे शहर में इतने शानदार ढंग से आयोजन होता हो, कमेंटेटर हो, प्लेयर हो, यहाँ के मेजबानी से, यहाँ के वेदर से, यहाँ के माहौल से काफी खुश होकर जाते थे। तो हम लोग की पूरी टीम का, हमारे सेक्रेटरी सौरभ तिवारी जी हैं, प्रेसिडेंट अजय सहदेव जी, उनके नेतृत्व में पूरी टीम का यह प्रयास है कि जिस स्तर पर हम लोग मैच कराते हैं उससे कहीं भी हम कम न करें, बल्कि उससे आगे बढ़कर ये मैच को कराएं। और मैच में हम लोग झारखंड की संस्कृति को भी दर्शाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि लोग आए जब तो देखें कि झारखंड कैसा है। और जी, खान पान पर काफी बंदिशें होती हैं, क्योंकि वो आईसीसी और बीसीसीआई के रूल से होता है, फिर भी हम लोग जो झारखंड का लोकल खाना है उसको परोसने का काम करेंगे। साथ ही ड्रेसिंग रूम के बाहर जो उनका वेलकम एरिया होगा, वहाँ पर जो झारखंड का एक संस्कृति रहा, झारखंड की जो चीजें हैं, उसको हम लोग पेंटिंग से और फ्लेक्स के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं।
और ये जानना चाहेंगे सर कि ठहरने की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर जैसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी है? जी, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी हो चुकी है। रांची का जिला प्रशासन डीसी साहब के नेतृत्व में, एसपी साहब के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं क्योंकि वो भी ये मान के चल रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बाद ये झारखंड की प्रतिष्ठा का विषय है। टिकट को लेकर भी कुछ घोषणा की गई है, आपसे जानना चाहेंगे? जी, टिकट का जो हम लोगों ने दाम का कल घोषणा कर दिया है, ₹1300 से लेके 12,000 तक का टिकट है। 3 साल पहले जो दर थी उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं 5% की बढ़ोतरी की है, वो ध्यान में रखते हुए झारखंड के लोगों को। आखिरी तारीख क्या होगी टिकट मिलने की? ऐसा कुछ जी, भी? इसके 2-3 दिन के अंदर हम लोग घोषणा कर देंगे। अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका के जो क्रिकेटर्स होंगे, उनके लिए जो खास व्यवस्था की जा रही है, जो संस्कृति झारखंड की संस्कृति को खास तौर पर कैसे उनके सामने रिप्रेजेंट करना है, इस पर भी उन्होंने जानकारी दी है। बाकी और भी काफी कुछ खास होने वाला है जिसकी तैयारियां अभी लगातार जारी है, तो आगे की और भी तैयारियों से हम आपको वाकिफ कराएंगे। फिर यहाँ पहुंच कर यानी कि जैसे स्टेडियम पहुंच कर, तब तक के लिए यहाँ हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। नशीले इंजेक्शन के साथ आबकारी विभाग ने सप्लायर को गिरफ्तार किया है। लगभग 1 लाख रुपए कीमत के 200 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर आबकारी के उड़नदस्ता विभाग ने आरोपी रामबरत रवि के घर दबिश दे आरोपी को भागते हुए नशीले इंजेक्शन सहित गिरफ्तार किया। सहायक आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता टीम ने कार्यवाही की। गौरतलब है कि संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम के द्वारा नशीली दवाओं के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। डबरा में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री इमरती देवी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत सहित पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जैन मौजूद रहे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने शहर के अरेरू तिराहे से हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। रन फॉर यूनिटी मैराथन शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रसेन चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। तत्पश्चात मंच पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी कराई गई, जिससे दौड़ रहे प्रतिभागियों को विजेता घोषित करने में मदद मिल सके। आयोजन समिति ने ये मैराथन केवल डबरा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए आयोजित की गई थी। डबरा अनुविभागीय में इन दिनों मिट्टी का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसके चलते इससे जुड़े विवाद भी सामने आते रहे हैं। मिट्टी कारोबार से जुड़ा एक विवाद आज फिर सामने आया है, जिसमें मिट्टी माफिया राजेंद्र रावत ने मिट्टी के अवैध उत्खनन का वीडियो बना रहे थे। एक युवक पर लाठी और फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज सिविल हॉस्पिटल डबरा में किया जा रहा है। बता दें कि अवैध मिट्टी उत्खनन को लेकर रोकने पर एक युवक की मारपीट हो गई। घटना में घायल युवक कोमल रावत निवासी चांदपुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिट्टी माफिया राजेंद्र रावत को जब कोमल रावत ने मिट्टी उठाने से रोका एवं वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो जिस पर राजेंद्र रावत उत्तेजित हो गया और उसने कोमल रावत पर हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने वाला राजेंद्र रावत आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है, जिस पर हत्या का प्रयास जैसे 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडिशनल एसपी देहात जयराज कुबेर ने बताया कि आरोपी राजेंद्र रावत पर कार्यवाही की जा रही है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी देख रहे हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। नवी मुंबई में कल रात से सीएनजी पंप पूरी तरह से बंद हैं। अभी भी सीएनजी की सप्लाई बहाल न होने के कारण पंप शुरू नहीं हो पाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पाइपलाइन में खराबी आने से सीएनजी का प्रवाह पूरी तरह रुक गया है।
इस वजह से नवी मुंबई के अधिकांश पंपों को गैस सप्लाई प्राप्त नहीं हो पा रही है। सीएनजी से चलने वाले वाहन चालकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात से कई जगहों पर वाहन चालकों ने सीएनजी भरवाने के लिए लंबी कतारें लगाई हुई हैं। रिक्शा, टैक्सी, बस और निजी वाहन मालिकों में नाराजगी बढ़ रही है और प्रशासन से जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग की जा रही है। अब बात करते हैं पंजाब की। जंडियाला गुरु के पास धराड़ गांव की पूर्व सरपंच के पति सुखविंदर सिंह ने वर्तमान सरपंच के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बात करते हुए सुखविंदर सिंह ने कहा कि सरपंच चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश के चलते वर्तमान सरपंच ने उन्हें और उनकी पत्नी को जातिवादी टिप्पणी दी है। पूर्व सरपंच के पति का कहना है कि हमारे घर के पास नाले का पानी है, जिसका पानी एक ताला से गिरता है, जिसे लेकर वर्तमान सरपंच झगड़ते हैं और हमने उन्हें ये भी बताया है कि हमारे नाले के लिए जितनी जगह है उतनी छोड़ दी है, लेकिन वो इस बात को लेकर झगड़ रहे हैं। वर्तमान सरपंच अनोख सिंह ने हमारे घरों पर पोस्टर भी लगा दिए हैं। उनका कहना है कि ये एक अवैध कब्जा है। जिस दिन वे पोस्टर लगाने आए थे उस दिन वे अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर आए थे और उस दिन उन्होंने गाली गलौज कर जातिवादी गालियां भी दी। सुखजिंदर सिंह का कहना है कि मैंने मौजूदा सरपंच से भी अनुरोध किया था कि पोस्टर एक ही घर पर लगाएं, दोनों घरों पर नहीं, लेकिन उन्होंने जबरन मेरे दोनों घरों पर पोस्टर लगा दिए। वहीं जब पत्रकारों ने इस मामले में मौजूदा सरपंच से बात की तो वो इन सभी आरोपों को नकारते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी की जाति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। हम उनसे पहले भी 2 बार बहुत विनम्रता से कह चुके हैं कि नाले की जगह छोड़ दिए जाए। हमें नाला बड़ा करना है। हमने ड्रेन विभाग से इस जगह की सरकारी निशानदेही भी करवा ली है। ये जगह ड्रेन विभाग की है। मैंने पोस्टर लगाए हैं। मैं पोस्टर लगाने अकेला नहीं गया था, मेरे साथ पूरा पंचायत सदस्य गया था। हम पूर्व सरपंच के घर गए थे। पूर्व सरपंच और उनके पति सुखजिंदर सिंह ने हमसे बात की है और हमें गालियां भी दी हैं। उन्होंने जिस जगह गंदा नाला है उस जगह पर अवैध कब्जा कर रखा है। हमने उसकी निशानदेही कर दी है और हमने उनसे नाले को पक्का करने को कहा है। उन्होंने हम पर जो भी आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से निराधार हैं। हमने उनसे किसी भी तरह से जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात नहीं की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।